आई कमिंग सर? आइए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू सर। आप इस समय क्या कर रही है? सर मैं अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। सिविल सर्विस की तैयारी। तो आप तो इंजीनियर किया हुआ है, जी सर। बहुत बड़े इंजीनियर बन जाते, पूरे देश में काम आते, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्रियों को। अब आप छोड़ देंगे तो फिर आप इधर तहसीलदार, पुलिस, एसडीएम। इंजीनियर बड़ा होता है या एसडीएम बड़ा होता है? सर मेरे अनुसार दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सही हैं, बट इंजीनियरिंग जो है वो एक स्पेशलिस्ट जॉब हो जाती है और जो सिविल सर्विसेज है वो एक जनरलिस्ट जॉब है। तो वो उसमें विविधता है, काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो ये एक इसका बेनिफिट है। सभी इंजीनियर कहते हैं कि प्रशासन में विविधता है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे इंजीनियर है तो उनके दिमाग में आ जाए अच्छी अलग अलग मशीन बनाने का, अलग अलग काल्पनिक कोई नई रेल चला दी, वहाँ विविधता बहुत प्रकार की नहीं है क्या? सर अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, तो जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहा है, हाँ। तो उसका एक स्पेसिफिक एरिया होता है, लाइक पावर सेक्टर या मशीन वगैरह, ये तो इतनी आपका डाइवर्सिटी नहीं इलेक्ट्रिकल मिलती का तो है। देखने में आता है कि हमारे तो घरों में या किसी शहर में इलेक्ट्रिकल अपने वो मीटर चेंज हो जाते हैं साल में, नए नए मीटर आ गए, लाइट चेंज हो जाती है, पंखे नए बदल जाते हैं, एसी नए बदल जाते हैं। हाँ तो सर। विविधता तो ऐसा लगता है यहाँ भी बहुत है। सर टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव होती रहती है, ज़रूरत के हिसाब से उसमें हाँ। इम्प्रूव होते रहते हैं, वो एक टाइप की विविधता है, वो उसी क्षेत्र में है। जो सिविल सर्विसेज हैं वो एक्चुअली हमें ग्राउंड लोगों से जुड़ के और उनको सर्व करने का एक मौका देंगी, विविधता के साथ ही, और एक सामाजिक जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आपने जो डिग्री कोर्स किया है इलेक्ट्रिकल का, हाँ जी सर। क्या ये आपको लाभ देगा? सर हाँ, मुझे लगता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका योगदान रहेगा। डायरेक्टली मैं कहूँ तो इसमें जैसे एनर्जी सेक्टर का, और राजस्थान में तो रिन्यूएबल एनर्जी का भी काफ़ी स्कोप है, तो मैं उस क्षेत्र में कुछ कर सकती हूँ। उसके अलावा इनडायरेक्टली भी जो इंजीनियरिंग ने मुझे सिखाया है टाइम मैनेजमेंट करना, कैसे वर्क प्रोजेक्ट को, असाइनमेंट्स को भी अपनी एकेडमिक्स के साथ लेके चलना, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे प्रशासन में बहुत। एक प्रशासक के रूप में मान लीजिए आप एसडीएम हैं, आपको अपना उपखंड चलाने के लिए कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी की आवश्यकता है? कोई 4 कर्मचारी का नाम बताओ जो आपका सहयोग करेंगे शासन प्रशासन में। सर जैसे एक तो LDCPOन्स जो होते हैं मेरे डिपार्टमेंट में होंगे, कंप्यूटर पे वर्क करने, वही आपके अधीनस्थ नहीं, आपके कार्यालय के नहीं, पूरे उपखंड में आपके सहयोगी 4 बड़े अधिकारी। गिरदावर, अच्छा मेरे अधीनस्थ में तो गिरदावर एंड पटवारी जी हो सकते हैं। अधीनस्थ आप माने नहीं माने बराबर की मान लीजिए। रेवेन्यू यदि मुझे उससे रिलेटेड यदि कुछ काम हाँ, करना है, और यदि स्पेसिफिक मैं यदि लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ों को यदि देखना चाहती हूँ क्षेत्र में, तो मुझे पुलिस सर्विसेज से भी मतलब जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं, और या फिर जो भी CI ऑफ एरिया, SHO जो होते हैं। यदि किसानों को समस्या आती है, आए दिन अखबारों में आता है कि रात में किसान परेशान हो रहे हैं, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है, उनकी लाइट की प्रॉब्लम है, तो आप इलेक्ट्रिकल से हो ना आप, इसलिए आपसे बात की जा रही है कि बिजली विभाग का भी कोई अधिकारी आपके साथ में काम करेगा नहीं करेगा? हाँ समझ, हाँ। किसी भी खंड पर, तहसील स्तर पर बिजली विभाग से संबंधित जो अधिकारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर मैं इसमें गेस कर सकती हूँ, एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता। अच्छा, अभी आपने कभी सोचा ही नहीं? हो सकते हैं AN जी से मुझे डील करने को, हाँ। असिस्टेंट इंजीनियर जो होते हैं। मान लीजिए आपके रिश्तेदार आ गए और रात में अचानक 8 बजे लाइट चलेगी एसडीएम क्वार्टर की, तो फिर आप क्या करोगे? मैं जो एरिया, मैं वैसे जूनियर इंजीनियर वगैरह उनसे भी कांटेक्ट में, वो कांटेक्ट रहते होंगे डिपार्टमेंट में, ऐसा मैं मानती हूँ, तो उनसे। चलो आप ये बताओ, राजस्थान में इस समय बिजली राजस्थान दूसरे स्टेटों को देता है या कहीं से खरीदता भी है? कौन सी बिजली हमारे यहाँ ज़्यादा होती है?
सर जो हमारा पावर, हाँ मतलब पावर जनरेशन जो है उसमें हम वैसे तो थर्मल से मेनली 60% जो है राजस्थान जो है एनर्जी प्रोडक्शन थर्मल से करता है, बाकी फिर 40% अबाउट जो है रिन्यूएबल और हाइड्रो का रहता है। तो उसमें रिन्यूएबल में सोलर एनर्जी से हम लोग मेनली। ओके, ठीक है। छवि, जी सर। राजस्थान में विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं? हाँ, तो राजस्थान में मेनली जो एरिया जो डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट एरिया में जो है अभी देख ही रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का एक अच्छा स्कोप है इन फ्यूचर, और जिसके लिए गवर्नमेंट प्रयास भी कर रही है। उसके अलावा यदि हम अलवर वाले जो इंडस्ट्रियल रीजन को देखें, भिवाड़ी और नीमराना वाला जो क्षेत्र है, तो उसमें इंडस्ट्रियल का काफ़ी स्कोप है और उसमें कर भी रही है, गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है और मतलब निवेश भी हो रहा है। इसके अलावा तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक जो जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, लाइक स्पेसिफिक देखिए हम सांगनेर, बबरू प्रिंटिंग, ब्लू पॉटरी वगैरह, तो इनसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं। ऑयल रिफाइनरी के बारे में बताओगे कुछ? हाँ जी, हाँ। तो ऑयल रिफाइनरी भी मेनली जो हमारा वेस्टर्न राजस्थान जो है उसमें अच्छा है, बाड़मेर सांचौर बेसिन और यहाँ पर जो है, और विदेशी कंपनियाँ भी वहाँ पर निवेश कर रही हैं। पचवदरा रिफाइनरी है, उससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। ओके, आपने इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है राजस्थान में, जी सर। इससे क्या पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेगी राजस्थान में? अभी इन्वेस्टमेंट समिट ये 7-8 अक्टूबर को जेईसीसी जयपुर में ही सीतापुरम में होने वाला है। हाँ, तो इसमें राजस्थान में जो है गवर्नमेंट प्रयास कर रही है और निवेश को और आकर्षित करने की। तो जो है उससे निवेश यदि बढ़ेगा तो उससे इन फ्यूचर रोजगार बढ़ने की संभावना होती ही है, और उसके साथ में और भी पैरेलल जो डेवलपमेंट होता है, लाइक रोजगार जनरेट होगा। यदि किसी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट निवेश आता है किसी क्षेत्र में, तो उसके साथ और भी पैरेलल इंडस्ट्रीज जो उस पर डिपेंडेंट होती है उनका डेवलपमेंट भी होता ही है, तो इन रिटर्न रोजगार। डेवलपमेंट से इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? डेवलपमेंट यदि हम देखें तो जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनसे पॉल्यूशन जो मेनली होता है, वाटर पॉल्यूशन हम मान सकते हैं, जैसे ये प्रिंटिंग वाली जो केमिकल्स की वजह से वो होता है। और डेवलपमेंट यदि हम देखें जैसे ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकुलर, तो पॉल्यूशन, व्हीकुलर पॉल्यूशन भी है एक जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग। ई व्हीकल से भी पोल्यूशन हो सकता है क्या? एज पर माई नॉलेज ई व्हीकल एक ग्रीन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, उससे पोल्यूशन का जहाँ तक मुझे आइडिया है तो नहीं। रिसेंटली एचडीआई इंडेक्स रिलीज हुआ है, उसमें भारत का क्या पोजीशन? मैम मैं जितना याद कर पा रही हूँ ये 132 रैंक है। ओके, एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो लास्ट इंडेक्स था उसके कंपैरिजन में उसमें गिरावट आई है, तो उस गिरावट के क्या रीजंस है? ओके, मैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, यदि आप परमिशन दे तो मैं गेस कर सकती हूँ। जी करिए। इसमें गिरावट शायद ऐसा भी है कि ओवरऑल कंट्रीज़ को शायद जो एक तो कोविड की वजह से मेनली जो है इंडेक्सेस जो हैं अफेक्टेड हुए हैं, इस लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह सब अफेक्ट हुआ ही है, और शायद इसमें नंबर ऑफ कंट्रीज़ जो पहले शायद जितनी कंसीडर की गई थी उसमें भी नंबर में वेरी है आई थिंक। ओके, जो एचडीआई इंडेक्स है उसके कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे एनालिसिस होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, इसमें क्या कहते हैं स्कूलिंग जो होता है उसका, और क्या कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा ये मैटरनल मतलब मोर्टेलिटी रेट वगैरह इनको कंसिडर किया जाता है। ओके, अभी लास्ट कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि सिविल सर्विसेज में जो महिलाओं की भागीदारी है, जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ती जा रही है। अभी आपने लास्ट जो रिजल्ट देखा होगा, चाहे स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का, ठीक है, तो एक तरफ हम बढ़ रहे हैं सिविल सर्विसेज की ओर महिलाएं, और दूसरी तरफ अगर हम क्राइम रेट को देखते हैं तो क्राइम रेट भी लगातार बढ़ रही है, और दोनों चीज़ें कॉन्ट्रोडिक्टरी है, ठीक है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? मैम मुझे लगता है कि जो है एक गैप जो सोसाइटी में है, लाइक कुछ प्रिविलेज सेक्शन भी हैं, तो ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट के साथ में जो है एजुकेशन का स्तर भी बेहतर हो ही रहा है, तो एक अच्छा स्कोप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, विमेन को भी, गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है विमेन एम्पावरमेंट का,
तो उस तरह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और वो आगे एक्सीलेंस को अचीव कर रही हैं, तो सिविल सर्विसेज की तरफ जा रही हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है विमेन सेफ्टी या सिक्योरिटी की, सोसाइटी में जो क्राइम्स जो हो रहे हैं वो एक कहीं ना कहीं काफ़ी बेरोजगारी है, और एक दूसरा तबका भी हमारी सोसाइटी में है जो अशिक्षित है, लिटरेसी रेट वगैरह और बेरोजगारी वगैरह, तो ये सब मैं मानती हूँ कि इसके कारण। जयपुर में फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? इट इज़ अबाउट 56% आई थिंक। 56%। और राजस्थान का कितना है? सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ओके, नॉट ए इशू। अभी कोविड टाइम में महिलाओं ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, और उसमें एक जो बड़ा इशू रहा वो रहा करियर ओरिएंटेड वुमेंस के लिए, कि उनकी जॉब सबसे ज़्यादा गई है इन कंपैरेटिवली मेल्स। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की है, क्या है वो स्कीम? सॉरी मैम, सुना है जागृति बैक टू वर्क? यस सुना है, बट मैं अभी उसको रिकॉल नहीं कर पा रही इसके बारे में। ओके, नॉट ए इशू। आप ऐसी कोई भी 2 स्कीम बताइए जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए फ्लैगशिप लेवल पे काम हो रहा है, राजस्थान स्पेसिफिक या फिर जो इंडिया की है और राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रही है। कि वैसे जैसे एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट जो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह ये है सही। और जैसे राजस्थान गवर्नमेंट स्पेसिफिकली गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वगैरह इसके थ्रू भी जो विमेन एजुकेशन है उसको प्रमोट कर रही है। और उसके अतिरिक्त जैसे राजस्थान में स्पेसिफिकली ये महिला शक्ति निधि कोष 1000 करोड़ का, तो उसमें अलग अलग जो है विमेन के लिए जो कब शुरू किया गया है इंदिरा महिला शक्ति कोष? जितना मुझे याद है 2019। इसके अंडर में कई सारी स्कीम्स चल रही है, एनी 2 स्कीम? सॉरी, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है ग्रेजुएशन। अगर आप ही की कोई फ्रेंड है, इट मे बी पॉसिबल, तो वो MBBS की हुई है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से आप डिफाइन करेंगी या वो करेगी? स्पेसिफिक चीज़ें मुझे लगता है मैं उसको समझा सकती हूँ जो मैंने स्ट्रीम से जो भी समझा है। कहने का मतलब ये है कि आपका स्पेशलाइजेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने किया, और अगर कोई आदमी बीमार है तो उसको ज़्यादा अच्छा प्रिस्क्रिप्शन आपकी MBBS फ्रेंड दे सकती है या आप दे सकती हैं? ऑफ कोर्स MBBS फ्रेंड दे सकती। एडमिनिस्ट्रेशन जो सभी को कवर करता है, क्या इस प्रकार का कोई स्पेशलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए होता है क्या? सॉरी सर, मैं आपके क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप प्रशासन में जा रही हैं, आप इंजीनियर बनने के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, 4 साल आप करती हैं। MBBS डॉक्टर बनने के लिए 4 साल का 5 साल का स्पेशलाइजेशन होता है, डॉक्टर बनता है। बट प्रशासन में कोई भी पहुंच जाता है, वहाँ कोई स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, जबकि पूरे देश को डील करते हैं वो, पूरे प्रदेश को। आपको क्या लगता है ये सही है? सर हाँ, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लेटरल एंट्री वाला वैसे चल रहा है, जो स्पेसिफिक मतलब जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम से जो लोग होते हैं उनको भी प्रशासन में लाने का एक तरीका लेटरल एंट्री है। बाकी मुझे लगता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी जो है उसको जो चीज़ें डील करनी होती हैं वो एक उसके लिए कोई एक स्पेशलाइज्ड मतलब पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे अलग रिक्रूटमेंट होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं। लाइक इंजीनियरिंग है तो AEN है, और भी इंजीनियर्स IES के थ्रू भी होते हैं। तो यदि स्पेशलाइज्ड हैं तो वो लोग अपना वर्क कर ही रहे हैं। प्रशासन का काम है सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में उनको सबको साथ में लेके चलना, मेनली लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू और इन चीज़ों को। क्या रीजन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में चाइना एक वर्ल्ड का हब है और दूसरे कंट्री जैसे इंडिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ एंड सो ऑन, ये इसको कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं? सर इसमें मेनली जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग जो हम सेक्टर जो जैसे डिवाइसेस का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हम मेनली लैग कर रहे हैं, और चाइना उसमें बहुत बेहतर कर रहा है, और हमें भी वहाँ से मतलब आयात करना पड़ता है। तो इसका रीज़न वैसे जितना मुझे आइडिया है ये साउथ चाइना सी में जैसे उसकी एक्सेस है क्या बोलते हैं, लिथियम। हाँ, लिथियम और ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एंड ऑल ये सब, तो मतलब रिसोर्सेज के तौर पर, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग में वो बेहतर कर रहे हैं। तो ये अभी जब ताइवान और चाइना का कुछ क्लैश बढ़ गया था तो ये हो रहा था कि पूरे देश में चिप, पूरी दुनिया में जो चिप होती है
उसका एकमात्र मैन्युफैक्चरर ज़्यादातर ताइवान है, ठीक है। तो ऐसे क्या कारण है कि ताइवान ही केवल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स चिप? सर आप परमिशन दे तो मैं गेस कर सकती हूँ। यस ऑफ कोर्स। हाँ सर वही मतलब ये उसके पास जो ये एक्सेस है मरीन रिसोर्सेज होते हैं, ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स वगैरह। तो चाइना के पास भी है, हाँ, चाइना क्यों नहीं कर रहा है? सॉरी सर। आपका इन्वायरमेंट ज्योग्राफी जो है वो पसंदीदा विषय है। आप बताएंगे कि जलवायु और मौसम दोनों में अंतर क्या है? जी सर। मौसम हम एक मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देखते हैं, वही जो हम क्लाइमेट या जो जलवायु जो है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड के लिए वही चीज़ देखी जाती है। मौसम में लाइक हम जो भी विंड स्पीड है या टेम्परेचर है और जो भी ये चीज़ें देखी जाती है। क्लाइमेट एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन में देखा जाता है कि किसी एरिया में क्या टेम्परेचर रहता है, रेनफॉल पैटर्न क्या रहता है, ये सारी चीज़ें जलवायु। इन्वायरमेंट की परिभाषा बताएंगे आप? इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट वो हम उस सब को कंसिडर कर सकते हैं जो पृथ्वी को सराउंड किए हुए हैं, मतलब पर्यावरण से उसको हम परि प्लस आवरण से उसको करते हैं, मतलब पृथ्वी की जो सराउंडिंग जो है। आज से 25 साल पहले का पर्यावरण और आज के पर्यावरण में क्या अंतर है? हाँ मतलब जो यदि हम टेम्परेचर बेसिस पे देखें तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, रेनफॉल पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं, एक्सट्रीम जो इवेंट्स इन्वायरमेंटल इवेंट्स लाइक रेनफॉल हो जाना, मतलब बिना मानसूनी वर्षा वगैरह होना, लानीना। चलो आप ये बताओ कि यदि आपको आपका सिलेक्शन जैसे पुलिस विभाग में हो जाता है आरपीएस में, जी सर। आप खुश हो जाएंगे? हाँ सर मैं तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में यदि आप ये सोचें कि मैं पुलिस अधिकारी बनने के बाद मैं महिलाओं के लिए ये काम करूँगी, तो ऐसे कोई 2 काम बताओ कि क्या करना चाहोगे? सर मेनली तो जो हम मैंने एज अ वीमेन जो फेस किया है, वीमेन सेफ्टी का एक मेन इशू हमारी सोसाइटी में है, तो मैं वीमेन सेफ्टी के लिए वर्क करूँगी। उसमें मैं थोड़ा बता सकती हूँ, जैसे कि जो मेन हॉट स्पॉट्स होते हैं हम उनको मतलब कंसिडर कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर हैं, फिर वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह और इन सब को लेके मैं इस क्षेत्र में ये तो मतलब बहुत work बढ़िया कर है, लेकिन फिर ये क्या, ये हनी ट्रैप ये क्या होता है फिर? हाँ ये भी आजकल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के थ्रू जो है जो बेसिकली मतलब फंसा लिया जाता है गलत तरीके से मेल और जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, तो साइबर क्राइम्स वगैरह ये भी आजकल एक मेन इशू। बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार, विश्व में भी बहुत होता है कि पुरुष जो होता है खूब सम्मान करना चाहता है, महिला सशक्तिकरण बढ़ रहा है, मैडम ने भी पूछा था, तो फिर सम्मान भी करना चाहते हैं और फिर फंसाना भी चाहते हैं, क्या करें? सोसाइटी में विभिन्न तरह के लोग हैं, तो हम किसी एक स्पेसिफिक उसको नहीं कर सकते। तो कुछ लोग जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कुछ एक वर्ग ऐसा भी होता है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और क्या कहते हैं आपकी हॉबी में बैडमिंटन है? जी सर। चलिए, तो भारत ने बैडमिंटन में कोई अच्छे अच्छे पदक जीते कहीं पर, मेडल जीते? हाँ। कौन जीतता है? ओलंपिक्स में जैसे मैं विमेन प्लेयर्स का ही बता देती हूँ, पीवी सिंधु जी हैं और साइना नेहवाल जी हैं, जिन्होंने भी मतलब ब्रॉन्ज पदक उन्होंने लिया था, और पीवी सिंधु जी ने रियो ओलंपिक्स जो लास्ट हुए थे 2016 में, उसमें सिल्वर पदक उनको मिला था। अच्छा, और आप आर्ट बनाती भी हैं, बढ़िया चीज़ है, क्या बनाती है आप? सर मैं जब भी जैसे ज़्यादा वेकेशन टाइम, अभी तो एजुकेशन का रहता है, बाकी वेकेशन टाइम में और ऐसे मैं अपने कजिन्स के साथ, और हम जैसे झूमर बना सकते हैं, स्ट्रॉ वगैरह जो होती हैं प्लास्टिक की, उनको अलग अलग शेप में बना के, और बंदरवार बनाई जा सकती हैं लाइक। नहीं, आपने बनाकर लगाया है घर में? हाँ मेरे घर पे भी लगा। तो आप महिलाओं को आजीविका रोजगार दे सकती हैं आगे भविष्य में अफसर अधिकारी के रूप में? ओके, चलिए लास्ट सवाल, एक कुशल अधिकारी के रूप में आपके पास
कौन से ऐसे गुण हैं जो आप दूसरों में नहीं देखती हो? 2 गुण बताइए। सर मैं अपना बता सकती हूँ, दूसरों का मैं एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ डिसीजन लेती हूँ, मतलब अनबायस्ड रूप में, ऐसा मैं मानती हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी जो एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म दोनों को सुनने के लिए रेडी रहती हूँ। मैं एक फीडबैक लूप में काम करना पसंद करती हूँ। लाइक मैंने कोई डिसीज़न लिया, मैं कुछ दिनों के लिए उसको कंसिडर करती हूँ, मुझे लगता है कि उसके लिए अप्रिशिएशन मिलता है तो आई डू फॉलो दैट, और यदि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कमियां हैं तो मैं उसमें कुछ चेंज करती हूँ, नेगेटिव फीडबैक। इसका मतलब तो ये होगा कि आप सिर्फ कर्म पे ध्यान देती हो? उसके साथ परिणामों को देखकर ही तो एप्रिशिएशन या फिर क्रिटिसिज्म जो है वो उसी के साथ मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप खुद ये बताएंगी कि आपका जो इंटरव्यू है कैसा है आपके अनुसार? सर मुझे लगता है मुझे अभी वीमेन से रिलेटेड मुझे और पढ़ने की आवश्यकता है, और मतलब इनके लिए पढ़ना ज़रूरी है या फिर? लाइक मुझे खुद को और एनरिच करने की ज़रूरत है, अच्छा। इसमें अवेयर करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जैसे अभी सर ने टेक्निकल में पूछा, तो वैसे ओवरऑल तो मैं कवर कर सकती हूँ, बाकी मैं और स्पेसिफिक इसको और अच्छा प्रिपेयर कर लूँगी। अच्छा, नहीं आप ठीक हैं। एक तो कभी भी जब हम सॉरी बोलते हैं उस वक्त आप सॉरी बोलते समय निराश भाव से नहीं बोलें। सॉरी बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कमज़ोर हैं, ठीक है ना? वो भी अपना एक अधिकार है, ये आपका राइट है कि उसे अपन उसी लहजे से, जिस तरह से आप आराम से मुस्कुराहट के साथ सवाल जब बोल रहे हैं, यदि कोई सवाल ऐसा है जो आप पर नहीं आ रहा है तो आप वहाँ वही मुस्कुराहट के साथ सॉरी बोलें। सॉरी बोलने पर आप किसी भी प्रकार से कमज़ोर साबित नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, प्रत्येक सवाल का जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है। प्रत्येक सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है आराम से। तीसरा, सोचने में जैसे आप समय ले रहे हैं ये बेहतरीन है, ठीक है, लेकिन यदि ज़्यादा समय ले रहे हैं तो जैसे आपने सर से कहा कि मुझे मौका दे तो मैं ज़्यादा अच्छा बताऊंगा, ये अच्छा है। एक आई कांटेक्ट जो है चारों ही पर्सन के साथ रखें। आप अच्छा मुस्कुराती हैं, ये आपका नेचर का हिस्सा है, इसे बिल्कुल बना के रखें, लेकिन चारों की तरफ। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, ठीक है, आप एक बहुत ही हमारी नज़र में एक डिजर्व कैंडिडेट हैं। पढ़ाई जब आप कहते हैं ना मुझे और पढ़ना है, क्या पता अगली बार कुछ और सवाल पूछ लेंगे। पढ़ने से ये नहीं है कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा, बस इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है। सवाल आते जाएंगे, बदलते जाएंगे। जो सवाल आ रहा है, किसी भी सवाल का जवाब आप बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं, वहाँ कोशिश करें बहुत अच्छा देने की। आप एक सवाल बहुत अच्छा बताएंगी और 4 पर सॉरी करेंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना? आपका अच्छा है, मॉक इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, ठीक है, ओके।